हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआर द फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 12th के फिजिक्स का भाग 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कुल 8 चैप्टर थे। 8 चैप्टर में यूज होने वाले सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले, उनका कॉन्सेप्ट और हर चैप्टर से 8-10 न्यूमेरिकल, ये अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और उन 8 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मैंने आपको 9 दिन का एक प्लान भी बताया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर काम भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग भाग 2 की बात करेंगे, और भाग 2 का पहला चैप्टर लेंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। यानी ये चैप्टर नंबर आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 है, जो दूसरे वाले बुक में है, यानी पार्ट 2 में है। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये जो चैप्टर है, इसमें आपको मुख्य रूप से प्रकाश को समझना है कि प्रकाश जो है कौन कौन से, जो है प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि घटनाओं के बारे में पढ़ना है। अब प्रकाश के परावर्तन की बात होगी तो इसका मतलब कि हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण की बात होगी तो इसका मतलब हमको प्रिज्म और लेंस के बारे में भी पढ़ना है। और जैसा कि आप आगे देख रहे हैं प्रकाशिक यंत्र, तो प्रकाशिक यंत्र है तो जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं, जैसे कि दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इनके भी बारे में हमको बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश किरण क्या चीज़ है। तो देखिए, पिछला जो चैप्टर आपने भाग 1 का अंतिम चैप्टर पढ़ा था, उसमें उस चैप्टर का नाम था वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग जो चैप्टर था, उसमें आपने एक चीज़ देखा, मैंने आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों के, सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम बताए थे। और उसमें आपने देखा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की एक पूरी लिस्ट होती है, एक पूरा इनका स्पेक्ट्रम होता है, और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। तो आपने देखा था कि गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंगों तक, है ना, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे थी। और इसी में बीच में मैंने आपको बताया था, एक जगह पर यहाँ पर आता था दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, ये जो दृश्य प्रकाश था, जिसमें कुल 7 रंग होते थे। कौन कौन से? तो बैगनी से लेकर, यानी वायलेट से लेकर रेड तक। ठीक है, जिसको आपने हाई स्कूल में विबग्योर से याद किया था, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, ये जो 7 रंग हैं वो दृश्य प्रकाश के रंग हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि दृश्य प्रकाश को ही हम लोग इस चैप्टर में श्वेत प्रकाश भी बोलेंगे, या जब भी हम केवल प्रकाश बोलें या प्रकाश किरण बोलें, प्रकाश पुंज बोलें, तो आप समझिएगा कि इसी दृश्य प्रकाश की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, उसके स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तरंगे हैं, लेकिन वस्तुएं जो हमको दिखाई देती हैं, या प्रकृति ने जो हमको मानव नेत्र दिया है, इस नेत्र की मदद से हम केवल दृश्य प्रकाश को ही महसूस कर सकते हैं, और इसी दृश्य प्रकाश की वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो हमको इसी दृश्य प्रकाश के बारे में स्टडी करनी है। तो दृश्य प्रकाश जो है वो आप देख लीजिए कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग का एक छोटा सा भाग है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग पूरा यहाँ तक है, जिसमें मैंने आपको पिछले चैप्टर में डिटेल में बताया था, लेकिन उसका एक छोटा सा भाग है दृश्य प्रकाश। तो इंपॉर्टेंट बात आप याद कर लीजिए दृश्य प्रकाश के बारे में, कि इसका तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है। तो ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के रेंज का होता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में आता है, उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसी की वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो रही बात दृश्य प्रकाश की। अब देखिए, जो दृश्य प्रकाश है, यानी प्रकाश है, ये जब भी किसी सतह पर गिरता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सतह है और इस पर हमने प्रकाश किरण डाली, यानी दृश्य प्रकाश हमने इसके ऊपर आपतित किया है। तो जब भी हम इसके ऊपर प्रकाश आपतित करते हैं तो 2-3 बातें होती हैं। एक तो इस प्रकाश का कुछ भाग इससे टकरा के इधर लौट आता है, कुछ भाग ये जो पदार्थ है, ये जो सतह है, ये अवशोषित कर लेता है, और कुछ भाग ये आगे जो है विसरित कर देता है, या आगे जो है कह सकते हैं अपवर्तित कर देता है। यानी जब भी प्रकाश की किरण किसी सतह पे आके गिरती है तो 3 घटनाएं होती हैं।
ये उसको परावर्तित कर सकता है, ये उसको अवशोषित कर सकता है, ये उसको अपवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी घटना को कहाँ पर मतलब परावर्तन कहाँ पर होगा, अपवर्तन कहाँ पर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये सतह कैसी है, यानी सतह के ऊपर डिपेंड करता है कि परावर्तन ज़्यादा होगा कि अपवर्तन। ठीक है, तो कोई भी सतह के अंदर ये 3 बातें हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी बात ये याद रखिए कि जब भी किसी सतह पर ये प्रकाश मान लीजिए आके गिरती है और हमने इस सतह को अगर इधर से पॉलिश कर दिया है, इसका मतलब प्रकाश इसके आगे नहीं जा सकता है, तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा, इस सतह से टकरा के लौट जाएगा। ठीक है, जबकि अभी हमने पॉलिश जब तक नहीं किया था तो तीनों बातों की संभावनाएं थी। लेकिन अगर हमने इसको सिल्वर से मान लीजिए पॉलिश कर दिया या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया है, तो जो भी प्रकाश इसके ऊपर आपतित होगा वो इस सतह से टकराकर वापस लौट के आएगा। और लौट के जब आता है तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो प्रकाश इसके ऊपर जाके गिर रही थी, उस प्रकाश की जो भी अपनी एक आवृत्ति होगी, उसका अपना एक तरंगदैर्घ्य होगा और उसका अपना एक वेग होगा, और लौटते हुए प्रकाश की भी कुछ आवृत्ति होगी, कुछ तरंगदैर्घ्य होगा, कुछ वेग होगा। तो ध्यान रखना है कि परावर्तन के केस में वही आवृत्ति, वही तरंगदैर्घ्य और वही वेग होता है। ठीक है, यानी जब भी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा के लौट के आती है, तो जो परावर्तित किरण होती है, उस परावर्तित किरण की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वेग, ये सब क्वालिटीज़, ये प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जो कि ये जाने वाली किरण के पास थी। बस एक चीज़ बदल सकता है, और वो क्या है, वो है प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, ध्यान रखना है, आवृत्ति नहीं बदलती है लेकिन तीव्रता बदल सकती है। ये इस सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस तरीके का सरफेस है उसी आधार पर तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक और बात याद रख लीजिए कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर एकदम लंबवत गिरता है, या 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लंबवत गिरता है, तो जब वो प्रकाश की किरण लौटती है तो एकदम उसी मार्ग पर लौट आती है। यानी लंबवत प्रकाश किरण को आपतित करेंगे तो वो लंबवत ही लौटती है। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने सिंपल सा समझा कि प्रकाश जब किसी सतह पर गिरता है तो क्या क्या हो सकता है, और प्रकाश क्या होता है उसको आपने यहाँ देखा। ठीक है ना, प्रकाश यानी कि दृश्य प्रकाश की बात हो रही है, और इसका तरंगदैर्घ्य का रेंज जरूर याद रखिए। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का भाग होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किसी समतल सतह से, या कह लीजिए किसी समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो पीछे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया कि जब भी प्रकाश किसी सतह पर गिरती है तो 3 घटनाएं हो सकती हैं। ये प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, ये प्रकाश को अपवर्तित कर सकता है, ये प्रकाश को कुछ अवशोषित भी कर सकता है। डिपेंड करेगा कि ये सतह कैसा है। तो अगर हम समतल सतह की बात करें, प्लेन अगर बात करें, तो समतल सतह में 2 तरीके की बातें हो सकती हैं। एक तो ये इस तरीके का सतह हो, हम परावर्तन के लिए बात कर रहे हैं तो एक साइड पॉलिश होना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कोई समतल सतह है, एक तरफ से वो पॉलिश किया गया है। एक और चीज़ हम ले सकते हैं, एक थोड़ा सा खुरदुरा रफ सरफेस है और वो भी एक तरफ से इसी तरीके से पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, तो जब भी इस तरीके के सतह पर, यानी एकदम समतल सतह पर, इसको वास्तव में वैसे समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, एकदम प्लेन हो और एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाए लाल ऑक्साइड से, तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये चूंकि पॉलिश किया गया है तो अपवर्तित तो हो ही नहीं सकती है, तो ये प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमने सबसे सिंपलेस्ट केस लिया हुआ है किसका, समतल दर्पण का। ठीक है, समतल दर्पण के केस में बात कर रहे हैं। तो अगर समतल दर्पण की ये जो सतह है एकदम प्लेन है, एकदम चिकनी है, तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक निश्चित एवं नियमित पैटर्न में उनका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ठीक है, ये जैसे आई थी उसी हिसाब से कुछ ऐसे इनका परावर्तन हो जाता है, नियमित परावर्तन। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी पॉलिश किया गया है और यहाँ पर भी एक अपारदर्शी सतह है इस साइड, और ये चिकना है, लेकिन ये इस तरीके से खुरदुरा है। ठीक है ना, मतलब पॉलिश किया गया है, परावर्तन तो होगा लेकिन ये खुरदुरा है। तो इस पर देखिए जब प्रकाश किरणें आती हैं तो जैसी सतह पर पड़ती हैं, दबे हुए सतह पर या फिर उभरे हुए सतह पर,
उसी आधार पर इनका जो परावर्तन होता है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर परावर्तन हो सकता है। इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। देखिए, हमारे आसपास जो हम जिन वस्तुओं को देखते हैं उन ज़्यादातर वस्तुओं को हम अनियमित परावर्तन की वजह से देखते हैं। ठीक है, जैसे दीवार पर अगर प्रकाश गिर रहा है तो उससे प्रकाश परावर्तित हो रहा है, तो वो अनियमित परावर्तन होता है। अब मान लीजिए दर्पण की अगर बात करें जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो दर्पण का जो तल होता है बहुत ज़्यादा चिकना होता है, उसमें जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई परावर्तन का प्रकार, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब मान लीजिए अगर हम नियमित परावर्तन को ही फिर से समझना चाहें और इसमें यूज होने वाले टर्म को समझें, तो देखिए नियमित परावर्तन के से ही हम लोग कुछ शब्दों को यहाँ पर समझेंगे कि जो सतह पर प्रकाश किरणें आती हैं उनको क्या बोलते हैं, जो उससे लौट के जाएंगी उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण क्या है, जो है परावर्तित किरण क्या है, ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। तो चलिए एक चित्र बनाते हैं, और ये हमने ले लिया एक समतल दर्पण, यानी नियमित परावर्तन के केस में ही हम सारी बातें करने जा रहे हैं अब। ठीक है, ये एक समतल दर्पण है और इसके ऊपर ये कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए आके गिर रही है। ठीक है, यानी एक समतल दर्पण है और इधर से कोई प्रकाश किरण, हमने यहाँ पर प्रकाश स्रोत कोई भी है, वहाँ से ये प्रकाश किरण आके सतह पर गिर रही है। और जब ये आके गिरती है तो आप जान रहे हैं कि ये इधर से पॉलिश किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन। तो ये परावर्तित हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो किरण आती है ऐसे केस में, इस किरण को क्या बोलेंगे, अगर हम इसको नाम दे दें O और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं A और इसको मान लीजिए नाम दे रहे हैं B, तो ये जो आपको किरण दिख रही है OA किरण का मतलब क्या, इस दर्पण पर या इस सतह पर आने वाली किरण, और आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, तो जो OA है वो एक आपतित किरण है। ठीक है, और जो AB है वो इस सतह से जो लौट के जा रही है टकरा के, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। AB को बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। और ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर आके ये वाली किरण आके गिरी है, ये वाली किरण का मतलब कौन सी किरण, आपतित किरण। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आके गिरती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, है ना। तो जो बिंदु A है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो सतह है यानी ये जो समतल दर्पण है, इसी पर स्थित है ये हमारा आपतन बिंदु। और अगर इसी आपतन बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचे इस सतह के, जैसे कि ये, ठीक है, ये जो रेखा है वो इस सतह से 90 अंश का कोण बना रही है, और कहाँ से खींचा गया है, तो आपतन बिंदु से। ठीक है, तो आपतन बिंदु से सतह के लंबवत खींची गई रेखा, अब इसको मान लीजिए बोल रहे हैं C, तो AC जो रेखा दिख रही है उस AC रेखा को बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, यानी सतह पर आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए दो और चीज़ें दिखी आपको, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इनके बीच में यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इसी प्रकार से ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण, I से प्रदर्शित करेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण बोलेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये जो कोण है, कोण OAC, इस कोण OAC को बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है कोण BAC, कोण BAC, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो इतने टर्म आप याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन पर आधारित। ये जो घटना हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी घटना है, तो ये प्रकाश के परावर्तन को समझ रहे हैं। अब प्रकाश के परावर्तन की अगर बात करें, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं
कि जब भी प्रकाश की किरण किसी एक चिकने तल पर टकराती है और टकरा के वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सतह पर आके गिरने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आके गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु से इस सतह या इस दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण लेंगे तो आपतन कोण होगा, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण लेंगे तो परावर्तन कोण होगा। तो इतनी चीजें जब आप समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन पर आधारित, अब आपको पढ़ने की जरूरत है कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, यानी किस आधार पर यह परावर्तन होता है। क्या कहीं से भी प्रकाश किरण इस पर डालेंगे तो यहीं से जाएगा, या इसका कोण बदलने पर यह कोण भी बदलेगा, किस तरीके से यह बदलता है, उसी के लिए दो नियम बनाए गए हैं जिसको प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। मुख्य रूप से ये आपने हाई स्कूल में इसको स्पेशली बहुत ज़्यादा जोर दे के पढ़ा था, ये उसका एक मुख्य भाग होता था प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का। लेकिन आपके लिए ये चीज़ें बहुत पहले से ही परिचित हैं तो बहुत ज़्यादा टफ कुछ है नहीं, बस इंट्रोडक्शन के तौर पर हम इसको पढ़ ले रहे हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है, इतनी आसान चीज़ें। ठीक है, अब देखिए मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन का नियम। सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है, अभी तो ठीक लग रहा है कि चलिए ये जो है दर्पण से तीनों एक ही साइड है, बोल दिए तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे इसी में आगे तो आपको दिखेगा कि दो किरणें इधर हैं और एक किरण नीचे चली गई, और तब भी ये बात बोली जाती है कि तीनों एक ही तल में। तो ध्यान रखना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तल का मतलब ये नहीं कि तीनों एक ही साइड होते हैं, तल का मतलब ये है कि तीनों को, अगर जैसे ये हमारी उंगली है, ये सभी उंगलियां हैं, अगर यहाँ से कोई देखे तो अगर मान लीजिए ये तो छोटी बड़ी हैं, अगर मान लीजिए बराबर हों तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको बाकी दोनों उंगलियां नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि तीनों सभी एक प्लेन में है, ये पूरा एक प्लेन है ना। तो ये तीनों की तीनों उंगलियां अभी हमने एक ही तल में रखा है। लेकिन मान लीजिए हम इसको अगर आगे पीछे कर दें, देखिए ये सब के सब दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तब भी दिखाई देगा। इस टाइम ये सभी के तल अलग अलग हो गए, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जब हमने कर दिया तो इसका मतलब सभी के सभी एक ही तल में। तो ये जो प्रकाश किरणें अगर इधर से गिर रही हैं, मान लीजिए ये घटना जो है मेरे हाथ पे ऐसे होता और प्रकाश किरण ऐसे जाती और इधर से ऐसे वापस निकलती, तो ऐसे देखते तो तीनों एकदम एक ही तल में दिखाई देते, एक जो है सेंटर में दिखाई दे, एक प्लेन में दिखाई देते, ठीक है ना। तो यही इसके कहने का मतलब है। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में जाने के बाद फिर ये बात वहाँ पर कन्फ्यूजन बन जाएगी, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसका पहला नियम है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तीनों का नाम याद रखिए बस, यही कौन कौन सी किरण की बात हो रही है। तो एक तो है आपतित किरण, फिर उसके बाद जो किरण लौट के गई यानी कि परावर्तित किरण, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। और अभिलंब कहाँ खींचा गया है ये भी आप बता सकते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों जो है वो एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी जो कोण आई होता है वो हमेशा कोण आर के बराबर होता है। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों कोण कहाँ से नापे जाते हैं, तो ये बीच में जो रेखा हमने खींचा यानी कि अभिलंब से, यानी इस अभिलंब से जितने झुकाव पर ये आपतित किरण होगी उतने ही झुकाव पर ये परावर्तित किरण भी होगी, ठीक है। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के, ठीक है। ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का इंट्रोडक्शन और प्रकाश के परावर्तन के नियम और उसमें यूज होने वाले ये कुछ शब्दावली। अब हम बात करेंगे, ये तो समतल दर्पण के केस में हमने समझा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो दर्पण समतल ही हो या वो सतह समतल ही हो तभी उससे प्रकाश का परावर्तन हो। वो समतल जो है वो
जो ये जो सतह है वो मुड़ा हुआ भी हो सकता है, अर्थात गोलीय भी हो सकता है। तो गोलीय सतह से प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गोलीय दर्पण का मतलब, पहले तो दर्पण आपने समझ लिया कि कोई भी सतह हो उसका अगर एक तल जो है पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरे वाले तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसे सतह को हम लोग दर्पण कह सकते हैं। अब वो दर्पण यानी वो सतह जो है समतल भी हो सकता है और वो सतह जो है वो इस तरीके से गोलीय भी हो सकता है। तो अगर ये सतह समतल होगा जिससे परावर्तन हो रहा था तो उसको हम समतल दर्पण कहते थे, अगर वो गोलीय है तो उसको हम गोलीय दर्पण कहें। यानी आप ये मान सकते हैं, या तो ऐसे मान लीजिए कि गोलीय दर्पण क्या है, तो चूंकि ये गोल होता है यानी घुमावदार दिखता है, तो आप ये मान लीजिए कि गोलीय दर्पण ये कांच का एक खोखला गोला मान लीजिए है, ठीक है, ये कांच का एक खोखला गोला है। मैं दो केस ले रहा हूँ क्योंकि दो प्रकार के दर्पण की बात आने वाली है, ठीक है। मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला है और उसको आपने बीच में से काट दिया, ठीक है, तो आपको एक सतह इधर मिलेगा गोली और एक इधर गोली सतह मिलेगा। बिल्कुल सेम चीज़ इसके भी केस में होने वाला है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम जो है इसमें से हम इस वाले सतह को यूज करने जा रहे हैं, यानी आपने एक खोखला गोला लिया, उसको बीच में से काट दिया और जो कटा हुआ भाग है, अभी तो चूंकि ये दोनों तरफ से एकदम पारदर्शी है, अगर हम इस कटे हुए भाग के एक तल को पॉलिश कर दें, मतलब इस साइड हमने मान लीजिए पॉलिश कर दिया, तो अब ये जो इधर का बचा हुआ भाग है इससे क्या होगा, तो इससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, क्योंकि इधर आपने पॉलिश कर दिया है। तो इस पर अब प्रकाश किरण जब आएगी तो ये प्रकाश किरण इससे टकरा के वापस लौट सकती है, ठीक है ना, यानी इससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो फिर ये दर्पण हो गया और ये घुमावदार है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, गोलीय दर्पण। इसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते थे, इसमें भी आप कोई एक तल पॉलिश कर देते तो ये भी एक दर्पण बन जाता। इसी तरीके से सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाती, और जिस प्रकार से आप इसमें पॉलिश करेंगे उसी के आधार पर इसका नाम पड़ेगा। यानी पॉलिश करने के आधार पर ही दो प्रकार के दर्पण आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये वाला भाग ले रहे हैं और इसमें हम बाहर बाहर पॉलिश कर देंगे, अंदर से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये एक प्रकार का दर्पण हुआ। आपकी मर्जी है, आप इसको अंदर अंदर पॉलिश कर दीजिए तो बाहर से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो फिर ये दूसरे प्रकार का दर्पण हो गया, ठीक है। तो इसी आधार पर हम दर्पण को पढ़ेंगे, और दर्पण दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक बार तब जब दबे हुए तल को पॉलिश कर दिया जाए, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, और जब उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाए दबे हुए तल से परावर्तन हो, ठीक है ना। तो इसलिए गोलीय जो दर्पण होता है, आप उसको परिभाषा में ये बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा तल परावर्तक होता है, ठीक है। अब पॉलिश किए गए सतह के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखते हैं अवतल दर्पण किसको कहेंगे और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे। तो कुल मिला के आपने ये समझ लिया गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि गोलीय दर्पण का कांच के खोखले गोले का कटा हुआ ये एक भाग हमारे पास है और इसको हमने बाहर बाहर पॉलिश कर दिया। बाहर बाहर पॉलिश करने का मतलब ये तल कौन सा तल है, तो इस तल को आप कह सकते हैं ये उभरा हुआ तल है, और इधर से देखा जाए तो इसको बोलेंगे दबा हुआ तल। दबे हुए तल को ही अवतल कहा जाता है। तो जब परावर्तन दबे हुए तल से हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। और दबे हुए तल से परावर्तन क्यों होगा, क्योंकि हमने उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल को पॉलिश कर देते हैं, दूसरा तल परावर्तक होता है। यदि परावर्तक तल अवतल है और पॉलिश उभरे हुए तल पर किया गया है तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। यदि दबे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाए और परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो ऐसे दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उभरे हुए तल से परावर्तन पॉसिबल अगर है तो उत्तल दर्पण है ना, उभरे हुए और उत्तल दोनों ऊ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। और जब दबे हुए तल से परावर्तन होता है तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। आप कभी इस चित्र को ऐसे याद रखने की कोशिश मत करिए, इस बात को समझिए कि दबे हुए तल से परावर्तन होगा तो अवतल होगा और उभरे हुए तल से परावर्तन होगा तो उत्तल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम इस चित्र को चाहते तो हम ऐसे भी बना देते। देखिए ये हमने गोली भाग लिया हुआ है और इसको हमने जो है बाहर बाहर पॉलिश कर दिया है। अभी भी ये हमारा अवतल दर्पण ही है, लेकिन चित्र आप देखेंगे कहेंगे नहीं ये इस तरीके से होता है, ऐसे वाला नहीं होता है, ऐसे वाला तो उत्तल दर्पण होता है।
लेकिन ध्यान से देखिए तो इस उत्तल दर्पण में हमने जो पॉलिश किया है वो जो है दबे हुए तल को किया है, और इसमें हमने उभरे हुए तल पर पॉलिश किया है। तो उभरे हुए तल पर पॉलिश हुआ है तो परावर्तन तो दबे हुए तल से ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको चित्र मत याद रखिए, आप इस बात को समझिए कि परावर्तन दबे हुए तल से होगा तो अवतल दर्पण, परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो उत्तल दर्पण। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि हम लोग हमेशा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान या कभी भी हम लोग सामान्यतः इसी तरीके से चित्र बनाएंगे। उत्तल दर्पण को ऐसे बनाएंगे, अवतल दर्पण को ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे हम अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि ऐसे बनाने के लिए, ऐसे प्रकाश का परावर्तन कराने के लिए हमको वस्तु को यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी कोई वस्तु यहाँ होगी तभी तो इससे प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और उसका परावर्तन होकर प्रतिबिंब बनेगा। और हम लोग हमने जो परिपाटी बना रखी है हम लोगों ने, वो परिपाटी इस तरीके से रहती है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के या लेंस के या प्रिज्म के हमेशा बाएं साइड रखने की बात करते हैं, है ना। उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दाएं या बाएं बन सकता है, लेकिन वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखते हैं। तो वस्तु को बाएं साइड तभी रखेंगे जब उससे परावर्तन बाएं साइड से हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा हम लोग जो है अवतल दर्पण को इस प्रकार से बनाएंगे और उत्तल दर्पण को इस प्रकार से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके के तल से परावर्तन हो गया उस प्रकार का ये दर्पण हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाओं की, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। जैसे अब देखिए, ये जो अवतल दर्पण है ये आप जान रहे हैं कि ये खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग हो सकता है। इस तरीके से आप मान सकते हैं कि कोई, मान लीजिए एक खोखला गोला था, उसी से काट कर इसको बनाया गया होगा। तो अगर ये खोखले हुए गोले का एक भाग है तो इसका मतलब उसका एक केंद्र रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सेम चीज़ यहाँ भी समझ सकते हैं। तो जो चीज़ें हम अवतल दर्पण के केस में बता रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ उत्तल दर्पण के भी केस में लागू होंगी कि इसका भी कुछ केंद्र रहा होगा। ठीक है, तो कहते हैं गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का एक भाग है उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। ये पूरा वक्र है ना, ये वक्रता, तो वक्रता इस कर्वेचर का एक, ये जो सेंटर है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है उस खोखले गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए C की हम बात कर रहे थे, तो C यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र। सारे नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ, परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बाकी ये परिभाषाएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपने हाई स्कूल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो चित्र भी बना लीजिए और साथ में सारी परिभाषाओं को मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब देखिए, जो गोलीय दर्पण है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से परावर्तन हो सकता है, ये पूरा एरिया है जिससे परावर्तन हो सकता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है उसमें ये जो परावर्तक तल होता है, इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को इस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं, P। ठीक है, तो P से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम है ध्रुव। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, इसमें भी ये हो गया क्या, ध्रुव। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब अगली परिभाषा यहाँ से है कि ध्रुव और इस वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र C और ये ध्रुव हो गया P। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई ये जो रेखा जाती है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं इस दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, ये गोला तो है नहीं, ये तो हमने इमेजिन किया था जस्ट, ठीक है ना, है तो हमारे पास ये दर्पण है। तो ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई जो क्षैतिज रेखा है इसको हम बोलेंगे इस दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, ये जो CP रेखा है इसको प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। सेम चीज़ को आप यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये C था और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, तो देखिए C और ये P, इनके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट आता है। इसी तरह से यहाँ से C और P के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम इस दर्पण का क्या कहेंगे, इस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और वैसे तो परिभाषा ये है कि दर्पण के इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम इस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। लेकिन आप ऐसे जो है अगर इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, C और P के बिल्कुल बीच में मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो F क्या है, मुख्य फोकस। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये F क्या हो गया,
मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, इनके बीच की जो दूरी है, चूँकि आप देख रहे हैं कि जो C था वो इस पूरे गोले का जो है सेंटर था, केंद्र था। तो अगर सेंटर था तो फिर इसका मतलब ये रेडियस होगा, लेकिन इस सेंटर को हम सेंटर तो बोल नहीं रहे, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, यानी वक्रता केंद्र बोल रहे हैं। वैसे ही हम इस दूरी को त्रिज्या नहीं बोलेंगे बल्कि वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो C से P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा R है। ठीक है, तो R जो दूरी है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। किसके किसके बीच की ये दूरी है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा। अब वक्रता त्रिज्या के बाद आती है बात फोकस दूरी की, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और ये दूरी किसके किसके बीच की है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए अगर आप वक्रता त्रिज्या को और ये फोकस दूरी को समझ गए तो आपको ये भी पता चल गया, और आप ये देख ही रहे हैं कि जो फोकस होता है वो बिल्कुल इनके और इनके बिल्कुल बीच में है। तो अगर ये F वाला पॉइंट बिल्कुल बीच में है तो इसका मतलब कि ये जो बिंदु है ये इस पूरी दूरी को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, और इधर वाले भाग को नाम दिया है स्मॉल f यानी फोकस दूरी। तो इसका मतलब ये वाली दूरी भी कितना हो जाएगा? स्मॉल f यानी फोकस दूरी के बराबर। और इस पूरी दूरी को हम क्या कर रहे थे? वक्रता त्रिज्या r। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या r बराबर f प्लस f, और ये कितना आ जाएगा? r बराबर 2 इंटू f, जो कि एक फार्मूला कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे में फोकस दूरी। ठीक है, तो ध्यान रखिए वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, ये एक फार्मूला है और बिल्कुल यही फार्मूला इसके लिए भी लगता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए। चलिए इतनी परिभाषाएं हो गई, यानी कुल 2 और ये कुल मिला के 6 परिभाषाएं आपने पढ़ ली। अब एक दो और चीज़ें बची हुई हैं, जैसे एक चीज़ होता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है इसको समझते हैं। इसको कम लोग ध्यान रखते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए कि द्वारक क्या होता है। अपर्चर जिसको बोलते हैं, ये जिधर से ये परावर्तन हो रहा है दर्पण में, तो जिस तरफ से ये परावर्तन हो रहा है उस परावर्तक ये सतह का जो है ये जो व्यास है, मतलब ये आप कह लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लंबाई है, इसको कहते हैं इस दर्पण का द्वारक। ठीक है, यानी दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा बड़ा द्वारक होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रकाश आएगा और प्रतिबिंब जो बनेगा वो उतना ज़्यादा ब्राइट यानी कि क्लियर बनता है। ठीक है, एक और चीज़ बचती है और उसको बोलते हैं क्या? फोकस तल। द्वारक और फोकस तल, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है। फोकस तल, फोकस तल क्या है? तो नाम से जैसे फोकस तल, यानी कि इस दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाला और इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल लंबवत जो तल है, प्लेन है, सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस तल। जैसे कि ये ठीक है, ये फोकस है, तो फोकस से होकर जाने वाला और इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल लंबवत जो तल है उस तल को बोलते हैं फोकस तल। ठीक है, तो इतनी परिभाषाएं आप जो है दर्पण के केस में ध्यान रखेंगे। ये सारी परिभाषाएं जैसे अवतल दर्पण के केस में वैसे ही उत्तल दर्पण के केस में। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अब इस परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, यानी दर्पण से जब भी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उससे कुछ प्रतिबिंब बनते हैं। अब दर्पण कितनी दूर था, प्रतिबिंब कितनी दूर था, वस्तु कितनी दूर थी, वस्तु की लंबाई कितनी थी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी थी, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए, यानी इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको लगाने के लिए आपको एक नियम का ध्यान रखना होता है, किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है। तो किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, इसके लिए कुछ नियम है। उस नियम को ही हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, यानी साइन कन्वेंशन। तो चलिए देखते हैं क्या है साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझेंगे, फिर उस चिन्ह परिपाटी को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के केस में अप्लाई करके समझेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो अभी तो ये कोई दर्पण नहीं है। अगर हम इसके मान लीजिए उभरे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं तो दबे हुए तल से क्या होने लगेगा? परावर्तन। और दबे हुए तल से जब परावर्तन होता है तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। इसी प्रकार यहाँ से दबे हुए तल को जो है पॉलिश कर देते हैं तो उभरे हुए तल से परावर्तन होने लगेगा और ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे।
तो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, देखिए चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि कोई भी वस्तु, पहली बात तो हम जो है वस्तु हमेशा देखिए बाएं साइड इसमें भी रखेंगे, बाएं साइड इसमें भी रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु मान लीजिए रख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वस्तु है यानी कोई आदमी है, तो इससे कुछ प्रकाश किरणें चलेंगी और प्रकाश किरणें जो भी चलेंगी वो देखिए यहाँ से चलेंगी तो इस दिशा में जाएंगी, यहाँ से भी चलेंगी तो इस दिशा में जाएंगी। तो कहते हैं आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों का मतलब क्या कि बाएं से दाएं की तरफ अगर कोई दूरी नापेंगे तो वो प्लस में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, आपतित किरण ऐसे ही जाएगा। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि बाएं से एक मैं कोई बिंदु ले रहा हूँ, ये बाएं से अगर आप दाएं की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो ऐसी दूरियों को धनात्मक नापा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नियम यह है कि परावर्तित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। तो अगर ये आपतित प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो परावर्तित होकर इधर ही तो लौटेगी, वापस ही तो आएगी इधर। तो परावर्तित किरण यानी कि आपतित किरण की बिल्कुल विपरीत दिशा हो गई, तो यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ। तो बाएं से दाएं जो दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, अगर हम दाएं से बाएं जाएं तो ऐसी दूरियों को हम ऋणात्मक नापते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी का जो नियम मैं बता रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ, और ये नियम आपको याद नहीं रखना होता है। ये एग्जाम में आपसे नियम नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि सवालों में इनको अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए जो है बना रहा हूँ। अभी आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, और इसके पहले भी आपको ये चीज़ याद है, लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से याद कीजिए। ये जो आपतित किरण की दिशा में चलने वाली किरणें धनात्मक हैं, आपको ये स्टेटमेंट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये चित्र याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा और एक नियम है कि ये मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर यानी आप मान लीजिए यही मुख्य अक्ष है, तो इसके ऊपर जो दूरियां नापी जाएंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां नापी जाएंगी वो कैसी होंगी, तो मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, यानी जो भी चिन्ह परिपाटी के नियम है अगर उसको आप ध्यान में रखेंगे तो यही चित्र निकल के आएगा। और ये चित्र आप ध्यान रखिए, तो ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट वाला केस है। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा है कि मूल बिंदु के दाहिने साइड दूरी धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, बाएं साइड ऋणात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक। ठीक है, तो ये बिल्कुल चिन्ह परिपाटी जैसा केस आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मूल बिंदु हम दिखा रहे हैं वो मूल बिंदु दर्पण के केस में कौन है। तो दर्पण के केस में वो मूल बिंदु, वो पॉइंट जहाँ से दूरियाँ नापने की बात होती है, वो होता है हमारा ये ध्रुव। ठीक है ना, तो दर्पण का जो ध्रुव है वही मूल बिंदु का काम कर रहा है। तो अब मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, देखिए ध्रुव के बाएं साइड नापी गई दूरियां ऋणात्मक, दाहिने साइड नापी गई दूरियां धनात्मक, ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब इससे एक बात पता चल गया होगा कि अगर ये ध्रुव है और इसके बाएं साइड नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो बताइए कि इस अवतल दर्पण का यहाँ पर कहीं पर फोकस होगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि फोकस दूरी ये धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं कि ये ध्रुव से बाएं साइड हमको नापना पड़ेगा ये दूरी, तो इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, ऋणात्मक। तो याद रख लीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए बात करेंगे तो इसका फोकस इधर कहीं पड़ेगा और ये इसका ध्रुव होगा, और ध्रुव से ही दूरियों को नापा जाता है। तो ध्रुव से अब यहाँ दाहिने साइड जाना पड़ रहा है, और दाहिने साइड जब जाते हैं तो दूरियाँ प्लस में ली जाती हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी f का मान आएगा धनात्मक। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये तो रही बात चिन्ह परिपाटी की। अब इसी चिन्ह परिपाटी का हम लोग आगे जब हम चित्र बन जाएंगे, तो जब न्यूमेरिकल करने की बात आएगी तो हम इसको वहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको हम रिकॉल करते हुए यानी दोबारा बताते हुए आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, चलिए चिन्ह परिपाटी की बात हो रही है तो एक और टॉपिक आज की क्लास में पढ़ लेते हैं, और वो टॉपिक क्या है, तो वो टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। यानी किसी भी दर्पण पर जब प्रकाश आके गिरता है किसी वस्तु से, तो वो दर्पण उस प्रकाश को किस प्रकार से परावर्तित करता है, तो उसी के आधार पर प्रतिबिंब बनते हैं। तो वो नियम हम आज पढ़ेंगे, और उस नियम का उपयोग करके अवतल दर्पण कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, इसको हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आज केवल हम लोग पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम होते हैं, और वो तीनों नियम अवतल दर्पण पर भी लागू होते हैं और उत्तल दर्पण पर भी। तो चलिए
3 चित्र बनाएंगे हम लोग अवतल दर्पण के लिए और 3 चित्र बनाएंगे हम उत्तल दर्पण के लिए, और उन्हीं तीनों चित्रों की मदद से हम इन नियमों को समझेंगे। ठीक है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में जो सबसे पहला नियम होता है, अब चाहे वो हम अवतल दर्पण के लिए बात करें या फिर उत्तल दर्पण के लिए, तो सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, तो पहला नियम ये कहता है कि इस दर्पण के, ये तो मुख्य अक्ष है आप जानते हैं, और ये उसका ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो दर्पण के ये जो दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष है, इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आए, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होकर कहाँ से जाती है, तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये पहला नियम कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण इस दर्पण से परावर्तित होकर उसके मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब यही नियम अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें, तो उत्तल दर्पण के लिए इस तरीके से है, यानी ये हमको उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये उसका मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर दर्पण का ये ध्रुव, फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। और आप जानते हैं कि वस्तु प्रकाश किधर से आपतित होती है, तो हमेशा बाएं साइड से होती है। तो यहाँ से जो है मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई, और कैसी प्रकाश किरण हमको आपतित करनी है, इस मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो मुख्य फोकस से होकर लौटती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हमको करना पड़ेगा। लेकिन जरा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपने इस वाले तल को पॉलिश कर दिया है, और अगर इस तल को आपने पॉलिश कर दिया है तो ये प्रकाश किरण इसको पार नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि इस केस में वो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है, लेकिन इस वाले केस में जा तो नहीं सकता है, लेकिन जाता हुआ प्रतीत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे लौटता है, ये परावर्तित ही इसको होना पड़ेगा क्योंकि ये तल पॉलिश किया गया है। तो ऐसे ये परावर्तित होता है कि जैसे लगता है कि ये मुख्य फोकस से निकल रहा है। ठीक है, यानी नियम नंबर 1 को अगर आप दोनों को मिला के बोलना चाहेंगे तो आप ये बोलेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, दोनों केस इसी में आ जाता है। इसी तरीके से अब देखिए अगला नियम, नियम नंबर 2 अवतल दर्पण के लिए, और वो नियम बिल्कुल इसी का उल्टा। क्या है इसका एकदम उल्टा, कि समांतर किरण थी तो परावर्तित होकर कहाँ से पास होगा, फोकस से। तो इसका उल्टा बोलने का मतलब कि अगर प्रकाश किरण फोकस से ही आ रही हो, तो अगर आपतित किरण फोकस से ही आ रही हो तो कैसे लौटेगी, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, एकदम इसी का उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और प्रकाश किरण को कहाँ से ले जाएंगे, फोकस से। तो समांतर किरण फोकस से पास होती है, और जो फोकस से किरणें जाती हैं वो कैसे पास होती हैं, जो फोकस से किरणें जा रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये नियम नंबर 2। ऐसा यहाँ पर भी कर देंगे। नियम नंबर 2, ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस और ये इसका ध्रुव। ठीक है, तो समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से, और जो फोकस से किरणें जा रही थी वो समांतर हो जाती। तो यहाँ पर भी फोकस की तरफ किरण को ले जाना पड़ेगा, ये फोकस की तरफ, ऐसा लगे कि फोकस की तरफ जा रही हैं, जा तो नहीं सकते उस पार क्योंकि पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो ये कैसे लौटेंगी, ये लौटेगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये नियम नंबर 2 हो गया। अब नियम नंबर 3 तो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नियम नंबर 3 में ये है कि अगर हम इस दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण ले जाएं, ये फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, अगर इसके वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण गुजारे तो ये प्रकाश किरण जैसे जाती है उसी मार्ग पर लौट आती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया। और यहाँ पर भी अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ये जा रही है, इस तरीके से जाते हुए प्रतीत हो रही है, तो ये कैसे लौटेगी, ये उसी मार्ग पर लौट आती है। ठीक है, तो ये 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। और आगे जब हम लोग अगली क्लास में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उन प्रतिबिंबों को बनाने के लिए हम इन्हीं नियमों का बार बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन तीनों नियमों में से कोई भी आप 2 नियम प्रयोग करते हैं तो आप दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को समझ सकते हैं। यानी 2 किरणें जहाँ पर काटेंगी तो वहीं पर आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी 2 आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ इन तीनों नियमों का। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा नियम, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में, आज का चूँकि ये पहला लेक्चर था भाग 2 का, तो भाग 2 में आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें ही पढ़ पाए हैं, जैसे कि प्रकाश के बारे में पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है, उसके अलावा परावर्तन कैसा होता है, नियमित और अनियमित परावर्तन आपने देखा, फिर आपने देखा समतल सतह से या समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, और फिर गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। तो आज की क्लास में ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और इसके आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो वहाँ से फिर जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो इंट्रोडक्शन था, एक तरह से बेसिक था जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। ठीक है। फिर भी अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आगे की चीज़ें पढ़ने में और समझने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। तो इसलिए मैंने आपको स्पेशली इसको एक लेक्चर जो है बना ही दिया, इसको छोड़ा नहीं है। तो इसको आप पढ़िए, इसको आप नोट्स बनाइए और जो है इसको आप समझ लीजिए। ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।